नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सनबिग क्लासेस पे। हम लोग एडिटोरिया बीपीएससी के बिहार प्राथमिक शिक्षक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो अब 5 विकल्प ऑप्शन सहित है। ये बीपीएससी के नए मॉडल प्रश्न पर आधारित है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख चुके हैं, आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए उसका पहला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदाड़ो में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मिला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदाड़ो। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भरत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? भारत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध के नाम से जो प्रसिद्ध है, किस नदी के तट पर हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषनी नदी के तट पे हुआ था। दशराज युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया। गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका जो राजकीय भाषा था वो था संस्कृत था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 बार आक्रमण किया था। 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था और मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश की आर्थिक, सैन्य एवं भू राजस्व नीतियों ने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? सबसे कम समय तक शासन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलजी। खिलजी सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश मात्र 30 वर्ष शासन किया, तथा सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश 94 वर्ष तक शासन किया था। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। पुर्तगाल स्थापित प्रथम कारखाना कोचिन सही है। डेनिस त्रैंकोबोर ये भी सही है। डच मसूलीपट्टनम ये भी सही है। फ्रांसीसी कालीकट ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी द्वारा भारत में प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में लगाया गया था। 1668 ईस्वी में लगाया गया था। कहाँ? तो सूरत में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मिंडेल हॉल। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिंडेल हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है उत्तरकालीन मुगल शासक को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुअज्जम को साहेब बेखबर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला, फर्रुखसियार को घृणित कायर कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुबारक उद दौला। 1770 से 1775 तक बंगाल का अंतिम नवाब था।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इम्पे ने इन्हें बेताल की संज्ञा प्रदान की थी मुबारक उद दौला को। फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी.डी. सावरकर ने फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बेद समाज की स्थापना किसने की थी? बेद समाज की, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री धरलू नायडू। 1864 ईस्वी में मद्रास में बेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने किया था। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पाइक विद्रोह, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सी जगबंधु। 1917-18 में उड़ीसा में हुए पाइक विद्रोह को बक्सी जगबंधु ने नेतृत्व किया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? एक तरफ पत्र पत्रिकाएं हैं, एक तरफ संपादक या संस्थापक है। आइए देखते हैं। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट हिस्की ने किया, यह सही है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगदूत राजा राम मोहन राय, बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन, ये चारों तो सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? 3 विश्वविद्यालय जो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में स्थापना हुई थी, किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा। वुड डिस्पैच 1854 के तहत 1857 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वुड डिस्पैच को शिक्षा संबंधी घोषणा को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में न्यायालय की सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 में भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। उसने सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध। सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिलना 1843 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध 1885 से 86 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन था? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को एम.जी. रनाडे, जी.बी. जोशी एवं एस.एच. चिपलुनकर ने किया था। 3 लोगों ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ईलो। जॉर्ज ईलो। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 में यह विभाजन प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर में प्रभावी हुआ था। घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन लाल धिंगरा ने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सी.आर. दास ने प्रस्तुत किया था। कौन किया था? तो सी.आर. दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी के सविनय आंदोलन के किया गया दांडी मार्च के संदर्भ में उपयुक्त तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 था। कौन कौन था? तो मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला था। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मैडकॉफ को। 1835 से 36 में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया था, इसलिए इन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया तथा अरुण आसफ अली ने भूमिगत रेडियो का
संचालन किया था? सा मेहता, अरुणा सफली और राम मनोहर लोहिया ने। तो आंसर हो जाएगा ई। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल का। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीरोफाइटा। और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइटा, और नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को हाइलोफाइटा, और कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइटा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ पालन से। अब पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है और सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट से है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी बांध, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी एवं भिलंगना नदी पे। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिला में भागीरथी तथा भिलंगना नदी पर स्थापित है। नेक्स्ट है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में, यह सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कानपुर में, ये सही नहीं है। ये कानपुर में नहीं, लखनऊ में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित कर एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा में महिलाओं को बचाना है तथा पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह पूर्ण रूप से 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीराबाई चानू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल में किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है, जम्मू कश्मीर में मिला है और एक राजस्थान में मिला है, यानी 2 राज्य में मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 45.03 लाख करोड़ रुपया। हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के बने हैं, यस बिल्कुल सही है। फागु चौहान सिक्किम के नहीं बने हैं, मेघालय के बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के बने हैं और सीपी राधाकृष्णन झारखंड के बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिजी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र के। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40वां स्थान है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी भारत बायोटेक ने। अगला प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है जिससे जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चीरकालिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हरित लवक।
निम्न में से समानता किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है फ्लोएम में। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त एक से अधिक। पादप अपशिष्ट पत्तियों, कोशिकीय रिक्तियाओं, छालों, फलों इत्यादि में संचित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, कौन होते हैं? तो एक से अधिक इसका भी आंसर होगा, क्योंकि ऑक्सिन भी होते हैं, जिब्रेलिन्स भी होते हैं, पादप फर्व हैं जो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो बी सी दोनों। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत तक। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो अनंत तक। और सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, 25 से कम को नहीं देख सकता है। सामान्य नेत्र का मुख्य फोकस रेटिना पर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र कहते हैं। गैल्वोमीटर एक प्रकार का एमीटर है जो विद्युत धारा की शक्ति को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्थापन की दर को कहा जाता है, विस्थापन की दर को कहा जाता है वेग। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में लवण का उदाहरण है, लवण का उदाहरण कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10 होगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, Mg में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12, Mg+2 अर्थात यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इसलिए Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा। Mg में 12 होता है और 2 प्लस में यहाँ यानी दान किया गया तो माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा आंसर 10। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अभाव है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से अधिक। द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवयव ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन है, ये तीनों है। अगला प्रश्न है, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए H2O। जल एक सहसंयोजी यौगिक है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य एकल बंधन बनते हैं। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CHO। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक है तो कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70वां संविधान संशोधन में। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूचित में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3री अनुसूची में। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 49 में राज्य में यह अपेक्षा की गई कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक आयोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का अनिवार्य लक्षण है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का अंतर्गत कौन आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं का परिवहन। वस्तुओं का परिवहन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16.2%, जबकि पिछले साल यह 15.3% था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि केंद्रीय बजट 22-23 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है वे शामिल हैं। आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा एवं निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये सभी सप्तऋषि में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर भारत में बहती है। नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है? रेगुर किसका नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काली मिट्टी को। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेनोड्जियम नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है नक्षत्र बी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 घंटे का। एक देशांतर पर 6 मिनट का अंतर होता है तो 90 डिग्री देशांतर के अंतर का आता है 90 गुना 4 मतलब 360 मिनट, यानी 6 घंटे। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेगुएला धारा हिंद महासागर की धारा नहीं है, जबकि अगुलवास धारा, मंजविक धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ये तीनों है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बियर, क्योंकि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन ग्रेट लेक्स के हिस्सा है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल से। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों तथा वन्यजीव संरक्षकों आदि को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन से संबंधित माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की चर्चा अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया था। महात्मा गांधी की सोच थी कि भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 243 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। बिहार राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा की सीटें 40 है और विधानसभा की सीटें 243 है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? आइए देख लेते हैं कि कौन सा है। तो वन नीति भी है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी है, औद्योगिक नीति भी है और शिक्षा नीति भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का खेत।
पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है किस आंदोलन का नारा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन, जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था और ये मेनली उत्तराखंड में आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का। 5/9 के पावर x-3 है, 81/25 के पावर x-6 है। तो 81/25 को हम लिख सकते हैं 9/5 के स्क्वायर, तो यहाँ x-6 कर देंगे तो ये 81/25 x-6 हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम उसे उलट देंगे तो एक माइनस में हो जाएगा और इक्वेट कर देंगे 5/9 कर देंगे इधर, क्योंकि 5/9 है। तो x-3 बराबर -2 x-6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टे हैं तो यहाँ पर माइनस आ गया। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का मान 5 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 5। 4, 10, 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 4, 10, 15 का लसाअ जब हम लेंगे तो 60 आएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा, और जब इसे विभाजित करेंगे तो शेषफल 39 बच जाएगा। तो 9999 में 39 घटाएंगे तो 99 से 60 आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ओम प्रकाश ने 1600 रुपया में एक मोबाइल खरीदा और बाद में इसे 20,000 रुपया में बेच दिया। इस प्रकार ओम प्रकाश को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो इसे तो सबसे पहले लाभ हुआ 4,000 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? तो 16,000 था। तो जब इसे भागा करें तो 25% का लाभ हुआ, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 540 रुपया और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया? तो 360 रुपया होगा, क्योंकि 900 माइनस 540 360। और 2 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना है? तो 540 है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज, यानी 540 माइनस 360 बराबर 180। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है √18 माइनस 2 √77। √18 माइनस 2 √77 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसे आप हल कीजिएगा तो रूट से करके 11 + 7 कर सकते हैं, 18 हो जाएगा, -2 और फिर √11 गुना √7 कीजिएगा और इसे सोल्व कीजिएगा तो √11 माइनस √7 आ जाएगा। तो आंसर ए सही हो जाएगा। दिए गए व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करें। x² माइनस 2x माइनस 48। तो x² माइनस 8x प्लस 6x माइनस अगर 48 करते हैं तो प्लस 8x और माइनस 8x प्लस 6x में से 2x हो जाएगा, 8 से का 48 हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा निकल के क्या हो जाएगा? तो डी x माइनस 8 x प्लस 6। इस तरह सोल्व करना है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कि x² माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48 टूटकर जो आएगा वो डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक आंतरिक कोण 3x, अब प्रत्येक बाह्य कोण क्या है? तो 3x गुना 2/3 बराबर 2x। अब चूंकि हम जानते हैं कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी 3x प्लस 2x बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, और उसे करेंगे तो x बराबर 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 3/5, 1/3, 4/15 और 2/10 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2/10 होगा। इसे भाग भी दे सकते हैं जल्दीबाजी में अगर आपको आता है तो। यदि a बराबर 1/5 b और b बराबर 1/8 c है, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। a अनुपात b बराबर होगा 1/5 और b अनुपात c होगा 1/8, और इसे जब सोल्व कर दीजिएगा इससे जो आंसर निकल के आएगा वो होगा c 1/5:40। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक सम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा एक विषम पूर्णांक है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 3x² + 5। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता तो उस कक्षा का औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का भार ज्ञात करें। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66, क्योंकि 14 विद्यार्थी कुल भार 14 गुना 40 560 हो जाएगा, और छोड़ने के बाद जो होगा इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग से नहीं बनाया जा सकता।
प्रोनाउंसिएशन में नहीं बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CREATO, क्रिएटो नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सब बनाया जा सकता है। महेश का जन्मदिन सोमवार 29 जून को है, उसी वर्ष में सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्मदिन होगा यदि रमेश का जन्म 17 दिसंबर को हुआ था? इसका जो होगा, महेश का जन्मदिन 29 जून जो कि सोमवार पड़ता है, तो रमेश का जन्म 17 दिसंबर है, तो जून को 1 और जुलाई इस तरह जोड़िएगा। 31 करना है, अगस्त भी 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का, दिसंबर में तो 17 दिन जोड़ेंगे तो 171 दिन होगा। 171 में 7 से जब भागा देंगे तो शेषफल 3 होगा। 3 दिन बाद रमेश का जन्मदिन होगा, महेश के जन्मदिन से, तो सोमवार प्लस 3 दिन बराबर गुरुवार आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, श्वेता दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 8 किलोमीटर चलती है, अंत में वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है ये देखना है, इसे डायगोनली देखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 25 किलोमीटर दक्षिण और पूर्व में, इधर दक्षिण और इधर पूर्व होगा, तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक्स का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है प्लस, भागा का अर्थ है गुना, तो इसे आप रखकर सोल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 18 आएगा। अगला है, 29 छात्रों की एक कक्षा में राजू रुपेश से 7 स्थान आगे है, यदि रुपेश का स्थान अंतिम से 17वां है तब आरंभ से राजू का स्थान ज्ञात करे। इस तरह एक तरफ अपना इस तरह से करके अब बना सकते हैं राजू और रुपेश का रख के, तो जो इसका आंसर आएगा निकल के वो हो जाएगा ए, 16वां। अगला प्रश्न है कि दिए गए अक्षरों में कौन सा समूह दी गए अक्षरों के श्रृंखला को रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण करता है? तो आइए रख के देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ए रख लेते हैं और यहाँ पर ई रखते हैं, टी रखते हैं और NPA है ही, इस तरह जब रेगुलर हम रखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इस जो बन के आएगा वो पैटर्न लिखा कर आएगा। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जो बॉक्स में दिया हुआ है उसमें इस संख्या को लुप्त संख्या, तो आइए देखते हैं किस तर्क में है। इसमें जो तर्क है 100 प्लस 625 बराबर 10 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर बराबर 10 प्लस 25 बराबर 35, इस तरह सोल्व किया हुआ है, ऊपर का लाए। इसी तरह हम नीचे के अगर हम करते हैं तो 64 प्लस 400 बराबर 8 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर किया हुआ है, 8 प्लस 20 बराबर 28 आया हुआ है। इसी सोल्व करेंगे तो 36 प्लस 225, 6 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, 6 प्लस 15 21, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 21 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त विकल्पों को चयन करें जो रिक्त स्थानों को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ए से जो भी गया है वो -5 हुआ है, और भी से ओ गया है वो हुआ है -7, और ओ से एफ गया है -9 हुआ है, और एफ से यू गया है तो -11, यानी जो चल रहा है 5 7 9 11। फिर उसी तरह ई से आई गया है, ई से आई गया है, कितना गया है तो +4 का, और आई से ओ गया है तो +6 का, 2 बढ़ रहा है, तो अंतिम में जी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन 120वां नंबर है कि दी गई अंक श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 1275, 260 में 69, 26, 15, 16 में जो आंसर होगा वो होगा सी, 16। ये था बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।